हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं बंशीधर चौधरी एक बार फिर से एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, कल के आपकी क्लास नहीं पहुँच पाई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा, कल आपके सीनियर विद्यार्थियों का रिजल्ट का प्रतिभा सम्मान समारोह था, जिसमें व्यस्त थे और एक ऐसा जश्न जिसकी सभी बच्चों की इच्छा होती है वो जश्न मनाया गया। और आप के लिए जरूर मैं कहूँगा कि आप लोग उस जश्न में शामिल नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा उलाहना रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपको भी शामिल होना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था। वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता कि कल एक दिन आने वाले नेक्स्ट ईयर मैं भी यहाँ इस मंच पे खड़ा होकर सम्मानित होने वाला हूँ अपने विद्यालय में। ये जो रंग आपको जो दिख रहा है, जो लगा हुआ दिख रहा है, हाथों में जो दिख रहा है, वो पिछले एक साल के आपके सीनियर विद्यार्थी बड़े भाई बहनों के खून पसीने का रंग कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उन्हीं की मेहनत, उन्होंने जो पसीना बहाया था उस पसीने की नंतर आप तो काली कर करके उन बच्चों ने जो मेहनत की थी उसका ही ये रंग है, जो आज बार बार बताने पे भी नहीं उतर रहा है। क्योंकि आपने वो सॉन्ग तो सुनाया होगा ना, मेरा रंग बसंती चोला। तो यहाँ पे ये रंगवास ये चोला का रंग में जो रंगा गया है वो उनके पसीने का है, इसलिए इसे उतरने में समय लगेगा, काफी प्रयास की। आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल एनालिसिस की, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे और उन क्वेश्चन पे बहुत इजी थे। पहले भी मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल आपके बहुत इजी होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूमेरिकल एनालिसिस की यदि बात की जाए तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी की बुक तो आपके पास आप ले ही आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 4 बिंदु आवेश क्यों A = 2 माइक्रोकूलम, क्यों B = -5 माइक्रोन, क्यों C क्यों D 10 सेंटीमीटर बुझा के एक वर्ग शीर्ष ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो वर्ग पर लगने वाला कुल बल अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है उसमें एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ये आपके पास में क्या है, एक वर्ग कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। A B C और D, इन चारों पे कितना चार्ज गया है अभी देख लेंगे। अब इनके विकिरणों को मैं मिलाता हूँ तो वर्ग का केंद्र अपने को प्राप्त हो जाता है। जहाँ वर्ग के दोनों विकिरण एक दूसरे को काटते हैं वह वर्ग का केंद्र बिंदु होता है। इस पे अगले ने बताया है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है। भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं इन पे चार्ज कितना चार्ज रखा गया है। चार्ज की बात की जाए, A के ऊपर है 2 माइक्रोकूलम, 2 के ऊपर अपने पास में या B के ऊपर जो चार्ज है वह है -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। C के ऊपर जो दिया हुआ है वो मान दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, और D के ऊपर जो आवेश दिया गया है -5 माइक्रोकूलम, इस पे D पे भी 5 है ना, उधर भी 5, वेरी गुड, -5 माइक्रोकूलम ये D बिंदु के ऊपर। बस हो गया काम कंप्लीट। कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं देखने में बड़े क्वेश्चन होते हैं, होते बहुत छोटे से इजी से होते हैं। सबसे पहला काम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो पहले तो ये देखना है इन एक दूसरे के कारण जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है। A के कारण C पर लगने वाला बल, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो A के कारण C पर लगने वाला बल इस दिशा में लगेगा। C के कारण A पर लगने वाला बल इस दिशा में लगेगा। गुड। फिर यदि बात करते हैं अपने पास B और D की, तो B के कारण D के ऊपर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा, और D के कारण B पर लगने वाला बल इस दिशा में होगा। देखिएगा चारों की दिशाएं क्या है,
अपने पास में अलग अलग। अब देखो ये बल परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में क्या है, दिशा में क्या है, विपरीत है। ये बल अपने पास में किधर परिमाण में समान लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो सबसे पहली बात तो कंप्लीट ही हो गया है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं। यदि ये अपने पास में 10 है तो इसकी एक विकिरण का मान निकालते हैं। निकाल सकते हो शायद मेरे हिसाब से आप विकिरण का मान, ये वाला यस और नो, ये मान अपने पास में, और ये निकाल लेते हैं तो इसकी एक भुजा इसका मान भी हम निकाल लेंगे। ओके, अरे निकाल लेंगे ना, तो अपने पास में टोटल भुजा का इसका आधा काटेंगे, आधा करके हम निकालेंगे। भाई ये 10 है तो इसका मान क्या प्राप्त होने वाला है ये आपको देखना है, और इसका मान सिंपल सा आएगा 5√2 आएगा। अब ये कैलकुलेशन तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं पाया तो बस कि अपने पास में जो मान रखना आएगा 10/√2, इसका मान आएगा √2 को इसको ऐसा लिख सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे गुणा भाग किया, √2 से √2 को करेंगे तो क्या आएगा 10 √2/2 आएगा, कट जाएगा 5√2 मान आ जाएगा। अब ये मान कैसे आ पाया था वो स्टेप के लिए ये तो मैं लगाने वाला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी दफा इस चीज को कर चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, यहां पे ये वाला काम हो चुका। अब देखिएगा F1 बल, F1 और F2 के बल की बात करते हैं तो देखो F1 व F2 बल क्या है, परिमाण में समान, परिमाण में समान, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, दिशा में विपरीत है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस का F2 वेक्टर, F ये बल मैंने दे दिया इसको, इस पे लगने वाला बल हो जाएगा F1, इसको नाम दे दिया मैंने F2, इसको दे दिया F3, इसको दे दिया F4, तो इसको F2 नहीं F3, फिर कहता हूं कौन सा F2 व F4 परिमाण में समान लेकिन दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तब अपने पास क्या होगा, F2 वेक्टर इक्वल टू माइनस का F4 वेक्टर। सारे परिमाण में समान है तो इस बिंदु O पर लगने वाला बल, बिंदु O पर लगने वाला कुल बल सिंपल सा है, F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो क्या लिखेगा, F इक्वल टू F1, सब कुछ अपने पास में बल क्या है, वेक्टर में है तो सबको वेक्टर लगा दो। F1 माइनस का क्या क्या जो चीज है आपके पास में, क्या F2 प्लस का ही है, माइनस F3 माइनस F4, दो बल पॉजिटिव हैं दो नेगेटिव हैं, परिमाण में समान है, तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः वर्ग के केंद्र पर लगने वाले बल का मान 0 आ जाएगा। ओके, क्लियर है, कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अपने पास में आ जाते हैं तो कर देंगे। कल ही मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई जब सम्मानित होने के लिए आपके बच्चे पहुंचे तो उनमें से एक विद्यार्थी आपके विद्यालय का 2nd रैंक का विद्यार्थी था, जिसे आप जानते भी कृष्ण भैया आपका जो है अभी वर्तमान में प्रिंस डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन कर चुका है, जिसमें पिछले 10 दिन से वो गया हुआ था, सम्मान के लिए कल उसे बुलाया गया था। वो विद्यार्थी वहाँ पे 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिनमें से 300 विद्यार्थी पिछले सेशन के हैं और 200 विद्यार्थी इस सेशन में जो अभी पिछले 1 महीने से या 1.5 महीने से 2 महीने से वहाँ पे ज्वाइन करके ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। उनमें आपको जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी कि आपकी कृष्ण भैया की 3rd रैंक थी, जो अभी उनका जो टेस्ट हुआ उस टेस्ट में 3rd रैंक थी, मायने रखती है। और जो 1st और 2nd 2 रैंक हैं वो एक साल से जो पढ़ रहे हैं उनकी है। बाकी 298 लोग तो 1 साल से पढ़ने वाले और बाकी 200 लोग जो वर्तमान में पिछले 2 महीने से पढ़ने वाले, उन सबको पछाड़ के
तीसरी रैंक पे वो चल रहा है। उसने बड़ा गर्वान्वित फील किया था सर कि मैंने ये पाया है एसएमएस से, ये मिला है मुझे एसएमएस से कि आज 500 विद्यार्थी एसएमएस स्कूल उदयपुरवाड़ी एक छोटे से कोने में हम बसते हैं जहाँ पूरे राजस्थान के वहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इवन हरियाणा और पंजाब और गुजरात के भी वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं जो एसएमएस स्कूल को जानते हैं। उन्होंने यही कहा, भैया क्या खाता है, क्या पढ़ता है, कहाँ से पढ़ के आया है, ये कहाँ से लेके आया है कि आप अभी 12th में पास होके आए हो। हम 12th पास के बहुत अच्छे परसेंटेज लेके पिछले साल से एक साल से यहाँ डिफेंस की मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ डिफेंस के टीचर अलग से पढ़ा रहे हैं और आप सबको पार कर दे तो उसे बड़ा गर्वान्वित फील हुआ। कल आते ही यही कहा सर कि मुझे ये पाके बड़ा गर्वान्वित फील हुआ कि मैंने क्या लिया है। आज पता चला है मुझे, जब वहाँ गया तब पता चला है कि एसएमएस क्या है, एसएमएस के गुरु क्या है। बेटा ये थोड़ा सा आपको लगता है कि गर्वान्वित फील होने वाली बात है, गर्व है, घमंड है। सर कोई अपने आप पे घमंड नहीं बेटा, आप लोगों के नाज में आप पे घमंड है कि आप जैसे हमें बच्चे मिले और उनको हम धीरे धीरे बाहर तैराने की कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी तो आप में ही है। तो वहाँ पे वो क्वालिटी मेरी यही इच्छा है। क्लास में भी आपको मैं यही कहता हूँ कि मेरा प्रत्येक विद्यार्थी जहाँ कहीं जाता है, डॉक्टर के लिए जाता है, इंजीनियर के लिए जाता है, तो IIT नीट की तैयारी करे, एनडीए की तैयारी करे, डिफेंस की तैयारी करे और वहाँ पे वह विद्यार्थी पहले ही टेस्ट में टॉप 3 में वहाँ आए, तब उस बच्चे की आने वाले 1 साल या जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक संस्था का प्रत्येक मेंबर चप्पा चप्पा टीचर आपको जानेगा, मैनेजमेंट कमेटी भी आपको जानेगी, क्लास टीचर भी आपको पहचानेगा। अन्यथा माय डियर स्टूडेंट छुप जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं, आप 2-2 में 50, 60 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 70 स्टूडेंट, यहाँ कुछ नहीं है। वहाँ 300 के 400 आप बैच में बैठोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहीं पे वो कबूतर कहाँ बैठा है, वो चिड़िया कहाँ बैठी है, कोई पता नहीं चलेगा। वहाँ पे सब सहम होते हैं, मक्खियों की तरह होंगे। तो आपकी वैल्यू जो है वो जनरेट आप करने वाले हो और वैल्यू जनरेट करने के लिए यहाँ पे इन पे ढंग से अच्छे से ध्यान देना है। जो मेरे पीछे जो दिख रहे हैं न्यूमेरिकल्स, इन पे ढंग से ध्यान दे लेना बेटा। ये यदि आप क्लियर कर लेते हो तो आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली होगी और आप भी उस संस्था के टॉप 3 में होने वाले होंगे। और जब टॉप 3 में आएंगे ना तो 1 साल आपकी जैसे हम केयर कर रहे हैं ना, वैसे तो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन उसके आसपास आपकी केयर होगी। वहाँ पे एक डायरेक्टर के पास में 17,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिसके पास में 25,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो भी आपको पहचानेगा, वो भी आपको अपने नाम से पहचानेगा कि बेटी ये बेटा ये है। बहुत ही बड़ा आपको गर्वान्वित फील होगा। प्रिंस स्कूल के डायरेक्टर जोगिंदर जी शुंडा, वैसे जो मेरे आदर्श भी हैं, मेरे आइडियल लोगों में उनकी भी गिनती है, वो भी हैं जिनके पास में आज 17,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उनसे सम्मानित होने वाला है कुछ ही दिनों में आपके कृष्ण भैया, क्योंकि ये कारनामा हर किसी से नहीं होता है। वहाँ अचंभित हो रही टीम की, ये तो पहला ही विद्यार्थी जिसने ये कारनामा करके दिखाया। हालांकि हमारे पास कुछ नहीं था, हमने उसको गाइडलाइन दी, उसने मेहनत की है, उस मेहनत की क्वालिटी वहाँ भी नजर आई है। तो आपकी मेहनत की हुई जो है वो यहाँ पे इंडिया के कोने कोने में, क्या मैं कहूँगा वर्ल्ड के कोने कोने में आपकी झलक दिखेगी, अलग ही पहचान होगी, सिर्फ और सिर्फ इस मेहनत के बलबूते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर कभी आपके कृष्ण भैया की फीलिंग क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लास नहीं ना, क्लासरूम में आपको फीलिंग दूंगा। आपके उनके अलावा जो भाई भैया बहन जहाँ जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, वो चाहे नीट के लिए जाए, चाहे वो IIT के लिए, किसी क्षेत्र के लिए जाए, उनकी झलक उन्होंने 2 साल में जो पाया है वो वहाँ दिखेगा। और वहाँ जो दिखेगा वो यहाँ आके आपको बताएंगे कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो ये चीज हालांकि वर्तमान समय में तो विशेष नहीं, क्योंकि अपने को पता है जब तक इंसान जीता है तब तक बुरा होता है, मरते ही बहुत अच्छे हो, बहुत सियानो आदमी हो बेचारो, और यहाँ तो कोई आपने गाँव आदमी को नहीं हो, बहुत बढ़िया हो, उसके बाद पहचान होती है। तो तब तक हमारे थे हमारे पास, तब तक थी, अब पता चलेगा सारी चीजों का दूर होंगे तब जब वहाँ नजर आएगा। तो आपको भी ऐसा ही करके दिखाना है। आपके पास ऐसा 1 साल का समय है,
इनसे पीछे नहीं हटना है, सॉरी, इनसे बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं हटना है, ढंग से इनको क्लियर करना है। ये क्लियर करके सब कुछ क्लियर हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपने पास में क्या है देखते हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? हाँ बिल्कुल बताएंगे क्यों नहीं। आपने सतत आवेश वितरण पढ़ा है, आपने विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपने पढ़ी हैं, तो देखिएगा इसके लिए 7 नंबर का क्वेश्चन। समय लगेगा जो मेरे क्लास में धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी रुचि जो बननी है बाद में तो आपको पता ही है, एक दिन में एक चैप्टर के नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चैप्टर में रिवाइज होता रहेगा। मैंने पहले भी कहा था आपको चैप्टर रिवाइज करके आना। वैद्युत बल रेखाएं आपने पढ़ी होंगी, इनके गुण भी हमने पढ़े थे। वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में यदि बात की जाए तो हमने देखा है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव में प्रवेश करते हैं, या स्वप्न ऐसा ही देखा होगा, बिल्कुल या सर देखा था हमने। यहाँ पे कैसा आया था, धनात्मक से निकलता है, ऋणात्मक में प्रवेश करता है, सब देने वाला धनी होता है, लेने वाला ऋणी होता है। तो देखिएगा यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल एकदम सतत वक्र बनाती है, रेगुलर चलती है, ऐसा कभी नहीं होती, टूट के नहीं जाती। अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं हैं, कभी भी बिंदु वक्त नहीं चलती, वो सतत चलती हैं, इसलिए वह एकाएक नहीं हो सकती। क्योंकि यदि वह वैद्युत बल रेखा टूट जाएगी तो वह वैद्युत बल रेखा ही नहीं होगी। इसलिए ये क्या करेंगे, अपने पास हम कहेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं सतत नहीं है, सतत चलती हैं, एकाएक वैद्युत बल रेखाएं कभी भी नहीं चलती हैं। अतः कह सकते हैं गतिशील धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कूदकर नहीं जा सकता, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कूदकर नहीं जा सकता, रेगुलर सतत चलता है। फिर इसका नेक्स्ट स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बताया भी था 2012 और 2014 के पेपर में, या 2012 एनसीईआरटी के पेपर में आया था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 मेरे हिसाब से तीसरा या चौथा क्वेश्चन था पेपर का, बोर्ड एग्जाम का, जिसमें बनाया था क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, है ना। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु पर दो क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जो वैद्युत क्षेत्र में असंभव है। कोई भी आवेश एक स्थान से कूद कर दूसरे स्थान पर कभी नहीं जाता, पर वो बांदरों को नहीं जो छलांग लगा ले, वो थाई से ताल जाओ को धीरे धीरे है ना, तो ये धीरे धीरे चल के जाएगा तो क्या करेगा, रेखा का निर्माण करेगा, समझ गए क्या। तो इसलिए ये तो सतत। दूसरी चीज ये कि वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के बराबर जाती है, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। यदि प्रतिच्छेदित करती तो यहाँ पे इस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में दो दिशाओं की आवश्यकता होती है, जो वैद्युत क्षेत्र में क्या है, असंभव है। समझ गए क्या? प्रैक्टिकली बताऊंगा, फिजिकली तार जाते हुए देखे होंगे, ऐसे तो जाते हैं, 3 तार या 2 तार, 2 वायर जो जा रहे हैं बिजली की, जो अपने हम खेत में देख सकते हैं, रोड पे देख सकते हैं, जो आपकी लाइन जा रही है, उस वायर लाइन में, विद्युत लाइन में आपने देखा होगा सतत चल रही, लगातार चल रही। ऐसा देखा है क्या? ये तार तो इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, ये इधर भी हो जाए, या फिर इधर भी चला जाए, ये होता है कि उसी तार बिड़ जासी, बिड़ थाई लाइट कट जासी, या सब बिल्कुल ऐसा ही होगा कि उस स्थिति में स्पार्किंग हो जाएगी, और स्पार्किंग होते ही अपने पास विद्युत क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जिन लाइनों के बारे में हम चैप्टर 10 ऐसे पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव करंट, उसमें बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे आपको कि क्या चीज़ है। मैंने पहले ही कहा था 12th क्लास में, जैसे ही हम एंटर लेंगे तो अपने फिजिकल लाइफ जीना चाहेंगे। फिजिक्स तो फिजिक्स, अपने पास में फिजिकल लाइफ है, दैनिक जीवन में हम जो देखते हैं, जो करते हैं, जो सुनते हैं, वही तो फिजिक्स है। तो दैनिक जीवन में आपने देखा है कि ये तार कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं, तो ये कैसे काट सकते हैं? नहीं काट सकते, तो कह दो
सिंपल सी बात है कि सतह धोकर बनाते हैं जो कटान बिंदु पर दो दिशा होती है, यदि काटे तो जो कि क्या है विद्युत क्षेत्र में असंभव है, क्योंकि जैसे ही काटेगा विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 8। दो बिंदु आवेश क्यू ए 3 माइक्रोकूलम, दो बिंदु आवेश क्यू ए अपने पास में 3 माइक्रोकूलम है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्यू ए 3 माइक्रोकूलम डायरेक्टली सॉरी क्यू ए इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम 3 × 10 की पावर माइनस का 6 कूलम कर देते हैं। ओके, फिर क्यू बी माइनस के 3 माइक्रोकूलम है, क्यू बी इक्वल्स टू क्या होगा माइनस के सॉरी 3 माइक्रोकूलम है, और इसको भी क्या करते हैं 3 × 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, बाहर जो दूरी है ना वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, या मैं कहूँगा 0.2 मीटर में है। सॉरी देखिएगा स्थित है। अब क्वेश्चन आता है तो पहले तो इसका डायग्राम बना लो। ये लो दो बिंदु है ए बी, इस पे भी क्यू चार्ज है, इसको भी क्यू चार्ज है। 20 सेंटीमीटर के ऊपर दोनों के दोनों रखे हुए हैं। सेंटर बिंदु का कितना आएगा, उसी बिंदु ले लेता हूँ, ये वाला 10 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, इतना काम हमने कर लिया। फिर यहाँ पे क्या कहता है, दोनों अक्ष को मिलाने वाली एक भी रेखा के मध्य बिंदु ओ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। इस स्थान पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, दूसरे को बाद में देखेंगे। दोनों के लिए कुल विद्युत क्षेत्र का मान अपने को करना है। बहुत सिंपल सा होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो विद्युत क्षेत्र ई, मैं कहूँगा बिंदु ओ पर ए के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ पर ए के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ क्या होगा E1 ले लेता हूँ इसको, K/1 में R²। बिंदु शॉर्ट में लेंगे, बिंदु ओ पर बी के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा E2 = K/2 में R²। कैलकुलेट आप करेंगे, मेरा काम तो इतना ही है, मैं लिख देता हूँ। K का मान लगाकर 9 × 10 की पावर 9 इंटू में Q1 का मान कितना है, यहाँ पे अपने पास A का मान 3 × 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन में कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है, तो 0.10 × 0.10, या मैं कहूँगा अपना 10 का होता है 100 × 10 की पावर माइनस 4 इंटू डायरेक्ट 100 × 10 की पावर माइनस के 4। कैलकुलेट कर लोगे। दूसरे वाला 9 × 10 की पावर 9 इंटू अपने पास में क्या हुआ 3 × 10 की पावर माइनस का 6, 3 × 10 की पावर माइनस का 6 कूलम है, और 3 × 10 की पावर माइनस का 6 यदि कूलम होगा तो उसमें ये भी कितने मीटर दूरी पे है, वही 10 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो 10 × 10, या मैं कहूँगा वही अपने पास में क्या 100 × 10 की पावर माइनस के 4 अपने पास में आने वाला है। कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा क्या अगले ने दिया है क्या नहीं दिया है, इसका ध्यान आपको रखना है। जो भी मान अपने पास में आ रहा है कैलकुलेट हो गया है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ दोनों आंसर को मिलाने वाला का ए बी बिंदु ओ पर, हाँ क्यों भी तो सॉरी सर तो माइनस में था, इसको भी माइनस में लेना है, ये भी मान जो आएगा माइनस में आएगा, ये वाला किस में आएगा प्लस में आएगा। अब देखिएगा क्या करेगा, बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र का मान, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान आएगा उनको क्या कर देंगे हम जोड़ेंगे घटाएंगे। उसके लिए देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव है
इस बिंदु पर दिशा किधर है, इधर है। ओके, इसके कारण इस पे ले लो चाहे इस पे ले लो, क्योंकि ये मान जो था माइनस में 3 माइक्रोग्राम था और ये क्या था प्लस में 3 माइक्रोग्राम था, पॉजिटिव से नेगेटिव को। इसके कारण यदि इसको भी मान लो पॉजिटिव, इसके कारण भी होगा तो A1 भी होगा, A2 भी क्या होगा, इधर ही दिशा होंगी, ये दिशा में सहन होंगे, तो दोनों के कारण जो मान आएगा वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। अर्थात A = A1 प्लस A2 टोटल जोड़ के कैलकुलेट करके आप इसको लिख देंगे। ओके, क्लियर। फिर क्वेश्चन दूसरा इसमें जो पूछा है वो क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। किस पे, इस बिंदु पे अगला कह रहा है अपने पास में परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश का नाम माइनस का, यहां से इधर कर देता हूं, माइनस का 1.5 × 10⁻⁹ बोले तो नैनो कूलम, माइनस के 1.5 क्या है, नैनो कूलम हमने आवेश रख दिया, ऋणात्मक आवेश है, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेट कर लेंगे, चूंकि F बराबर क्या होता है, Q × A, परीक्षण आवेश Q नोट से लेते हैं, Q नोट A, तो F = Q नोट का मान है माइनस का 1.5 × 10⁻⁹ इंटू में E का जो मान आ रहा है वो कर देंगे, और जो मान F बल का मान आ जाएगा वही मान अपने पास में आ जाएगा। कैलकुलेट करने का कार्य किसका है, आपका है, क्योंकि कैलकुलेशन सुधरेगी तब तो सब कुछ सुधरेगा। फिर भी नहीं हो तो बता देना, पर्सनली मेरे को कॉल करके मैसेज करके आपको बता दूंगा। ओके, ये वाली बात अपने पास में क्लियर होती है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि अपने पास में 9 की बात की जाए